आप देख रहे हैं ऑपरेशन कागज और ऑपरेशन कागज में खुलासों के सिलसिले में अगला खुलासा इस एम्बुलेंस कांड के किरदार को लेकर। एक मारुति इको एम्बुलेंस को सबसे पहले तो 21,84,000 रुपए का बना दिया गया और इस बिल को पास किया है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर राजीव कुमार ने। सरकारी पोर्टल की बजाय जो जीईएम होता है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, उसकी बजाय एम्बुलेंस की खरीद एक प्राइवेट कंपनी से की गई। एम्बुलेंस खरीद के लिए जो कमेटी में सिविल सर्जन भी थे वो मौजूद थे, साथ ही डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर की देखरेख में ये खरीद की गई। तो आखिर कमी कहां रह गई? देखिए आखिर इस एम्बुलेंस घोटाले के कितने किरदार हैं और इनसे क्या क्या सवाल है। सिवान में जिन लोगों ने करोड़ों का खेल किया उसके दो मेन खिलाड़ी, करोड़ों के एम्बुलेंस घोटाले के दो अहम किरदार। पहला किरदार इंद्रासन ट्रेडिंग कंपनी और दूसरा किरदार सिवान के डीपीओ राजीव कुमार। ये वो दो कैरेक्टर जिनके नाम और साइन उस बिल पर मौजूद है जो न्यूज 24 के हाथ लगे। पहला किरदार इंद्रासन ट्रेडिंग कंपनी, ये वो है जिनके लेटर हेड पर बिल बनाया गया है, जिसे चेक से पेमेंट भी कर दी गई। इतना ही नहीं, हर एम्बुलेंस पर बड़े बड़े अक्षरों में भी लिखा है सप्लाइड बाय इंद्रासन ट्रेडिंग कंपनी। आपको दिखाते हैं, ये देखिए इंद्रासन ट्रेडिंग कंपनी सिवान के द्वारा इसे दिया गया है, सप्लाई किया गया है और एक दो नहीं बल्कि 20 सप्लाई किए गए हैं। विगत 1 सालों से लगातार ये सप्लाई हो रहे हैं। हमने सबसे पहले इस कंपनी के बारे में इंटरनेट पर सर्च किया तो देखिए क्या मिला। वही लोगो, वही पता। हमें लगा था यहाँ कंपनी का मेडिकल इक्विपमेंट का पोर्टल होगा, यहाँ हमें एम्बुलेंस और स्वास्थ्य संबंधी उपकरण दिखेंगे, लेकिन मामला कुछ और ही। कंपनी के फेसबुक पेज पर तो लिखा है वी ऑफर वाइड रेंज ऑफ बाथ फिटिंग्स, यानी ये इंद्रासन ट्रेडिंग कंपनी नल, शावर और बाथरूम के पाइप बेचती है। इनका एम्बुलेंस और मेडिकल इक्विपमेंट से कोई लेना देना ही नहीं है। एक ऐसी कंपनी से एम्बुलेंस क्यों खरीदी गई जो बाथरूम फिटिंग बेचती है? ऐसी कंपनी से एम्बुलेंस क्यों ली गई जिसे इसकी ABCD तक नहीं पता है? इंद्रासन ट्रेडिंग कंपनी यह वही कंपनी है जिस पर सरकार को 22 लाख रुपए का बिल बनाकर एक एम्बुलेंस खरीदने की बात कही गई है। बात ही नहीं कही गई है बल्कि ये प्रमाणित भी करता है वो बिल कि उस पे एम्बुलेंस बेचे गए हैं। इंद्रासन ट्रेडिंग कंपनी का जब हमने पड़ताल शुरू किया तो उसके नाम पर ये एक गोडाउन मिला जो दहा नदी कंपनी के पास है। दहा नदी सिवान शहर के कलेक्ट्रेट के पास है और यहाँ पे ये एक गोडाउन मिला है जिसमें मेडिकल इक्विपमेंट्स और एम्बुलेंस नहीं बल्कि पाइप फिटिंग के कुछ सामान रखे गए हैं। कुछ पाइप रखे गए हैं और कुछ सामान है। कुछ दिन पहले तक यहाँ एक बोर्ड हुआ करता था लेकिन अब वो बोर्ड भी नहीं है। ऐसे में मेडिकल इक्विपमेंट्स बेचने वाली ये कंपनी और एम्बुलेंस बेचने वाली कंपनी जिसके लेटर हेड पर 22 लाख रुपए के बिल बने हैं, उसके नाम पर सिर्फ और सिर्फ ये गोडाउन देखने को मिल रहा है। बिल तो एक एम्बुलेंस का मिला, लेकिन जब न्यूज 24 रिपोर्टर आकाश कुमार ग्राउंड जीरो पर पहुंचे ये जानने के लिए कि क्या सारी एम्बुलेंस इंद्रासन ट्रेडिंग कंपनी से ही खरीदी गई है, तो देखिए क्या सामने आया। सिवान के सदर अस्पताल में 5 एम्बुलेंस खड़ी थी, सब की सब इंद्रासन ट्रेडिंग कंपनी ने सप्लाई की थी। इसके अलावा हसनपुरा प्रखंड सामुदायिक अस्पताल में भी एक एम्बुलेंस मौजूद थी, वो भी इंद्रासन ट्रेडिंग कंपनी ने ही सप्लाई की थी। अब दूसरे किरदार से मिली, नाम है राजीव कुमार, सिवान के डीपीओ यानी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर। राजीव कुमार एम्बुलेंस कांड के वो किरदार हैं जिन्होंने इस बिल पर दस्तखत किए, जिन्होंने एक एम्बुलेंस के लिए 21,84,000 रुपए की मंजूरी दी। राजीव कुमार जी से ये सवाल है कि डीपीओ साहब ने एक एम्बुलेंस के लिए 21,84,000 रुपए कैसे पास कर दिए? जेम पोर्टल से एम्बुलेंस और उपकरणों की खरीद क्यों नहीं की गई? इंद्रासन ट्रेडिंग कंपनी जो बाथ फिटिंग बेचती है उसे एम्बुलेंस का ठेका क्यों दिया गया? जनता जवाब चाहती है डीपीओ साहब, बताना तो पड़ेगा। बताइए
बिहार और वहां की जनता इंतजार कर रही है। इन दोनों के अलावा कुछ और किरदार भी हैं। दरअसल एम्बुलेंस के खरीद से पहले जो कमेटी बनी थी उसमें सिविल सर्जन डॉक्टर यदुवंश कुमार शर्मा और तत्कालीन डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर यानी डीडीसी सुनील कुमार मौजूद थे। मौजूदा डीडीसी दीपक कुमार है। इन तीनों का काम था इस बात को सुनिश्चित करना कि एम्बुलेंस आए, समय पर आए, सही दाम पर आए, उसमें सही उपकरण लगे हों। लेकिन जो सबूत सामने आ रहे हैं उससे तो यही साबित होता है कि इन लोगों ने अपने काम को ईमानदारी से नहीं किया है। एम्बुलेंस के गड़बड़ झाले में ये वो किरदार हैं जो पर्दे के सामने हैं। अब जरूरत है कि सरकार पर्दे के पीछे के किरदारों को भी ढूंढ निकाले और जनता को जवाब दे कि आखिर उनकी गाढ़ी कमाई के पैसों का दुरुपयोग क्यों हो रहा है। सिवान से आकाश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। लेकिन जाहिर तौर पर यह जान लीजिए कि घोटाला सिर्फ इन 3 किरदारों तक सीमित नहीं है। इसकी गूंज दूर तक जाएगी और इसमें संलिप्तता कई और की भी सामने आएगी। मेरे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। मैं सीधा अब नवल किशोर जी का रुख करना चाहूंगी। अब हमारे साथ अखिलेश सिंह भी जुड़ चुके हैं बीजेपी से, लेकिन पहले डॉक्टर नवल किशोर आरजेडी से हमारे साथ हैं। नवल किशोर जी, 15 सालों की ये जो डबल इंजन की सरकार है, क्या यही पाने के लिए बार बार भरोसा किया प्रदेश की जनता ने और यही देन है? और नीतीश कुमार वाकई थक गए हैं क्या कि ये आखिरी कार्यकाल पहले ही डिक्लेयर कर चुके हैं, तो हर चीज से आंख मूंद कर बैठे हैं? क्या हो रहा है? जो हो रहा है जाने दो। देखिए, हम ये बात तो लगातार उठाते रहे हैं एक जिम्मेदार प्रतिपक्ष के रूप में, और आप देखेंगे कि ये एम्बुलेंस घोटाला मात्र केवल ये संलिप्तता का सवाल नहीं है, ये संगठित भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और यह यहीं तक सीमित नहीं है। आप देखेंगे कि एम्बुलेंस जमाखोरी एक एमपी करते हैं। एक एमपी ऐसे हैं जो राज्य मंत्री हैं, वो जब उद्घाटन करते हैं तो किराए पे एम्बुलेंस लेकर करते हैं, और उसके खिलाफ में अगर कोई पत्रकार रिपोर्ट करता है, सच का रिपोर्टिंग करता है, तो नीतीश कुमार जी से क्या आशा की जा सकती है? वो गृह मंत्री के रूप में उन्हीं की पुलिस तंत्र जो है उस पर एफआईआर करती है। तो आप जब देखेंगे तो, और उससे भी बड़ी बात, इस महामारी में जब हर कोई सरकार के प्रति देख रहा है, सरकार की तरफ देख रहा है कि हमें कुछ न कुछ सहायता मिलेगा, सहयोग मिलेगा, और कम से कम अपना जिम्मेवारी का निर्वहन बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, वहां पर देखें कि मुख्यमंत्री और पूरा तंत्र आंकड़ों का मैनेजमेंट करने में लगा हुआ है। जांच कितने हो रहे हैं, मौत कितने हो रहे हैं, उसका भी प्रबंधन किया जा रहा है। ये बहुत बेहद शर्मनाक है और बेहद दुखद है। हमें 15 साल में ये कहते रहे कि हमने ये कर दिया। स्वास्थ्य व्यवस्था अगर देखें तो एकदम शर्माया हुआ है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति देख लीजिए, वो किराए पे चलाए जा रहे हैं, कहीं पे तो है ही नहीं, कहीं पे गाय भैंस बांधे जा रहे हैं। ये तमाम तरह की कमियां जो है हम लगातार उठा रहे हैं। जनता इनके पूरे नाकामियों से त्रस्त है, और यही कारण है कि नीतीश कुमार कभी भी इस सच्चाई को बयां करने वाले लोगों को नहीं बख्शते हैं, एफआईआर करते हैं, या अगर पॉलिटिकल ओपोनेंट है तो उस पर कोई ना कोई कार्रवाई करने का षड्यंत्र रचते हैं। और इसी तरह से भाजपा के इशारे पे सत्ता का दोहन और शोषण और जनता का शोषण करते रहे हैं। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। आप घोटाले की बात करती हैं, आपने सही बोला, 55 से ज्यादा घोटाले हो चुके हैं। एक घोटाले पे आपने संलिप्तता के दर्जे पे आपने कभी नहीं बताया। आप कहते हैं एमपी या एमएलए जब तक एस्टीमेट जो डीपीओ बनाकर देता है उस पर अगर वो सैंक्शन नहीं करेगा, डीपीओ की कोई ताकत नहीं है कि उसकी खरीदारी कर सकती है। वो प्लानिंग ऑफिसर के रूप में वो बताते हैं कि इस सामान का खरीदार करने में कितना इसका एस्टीमेट होगा। बिना विधायक की जानकारी के, एमपी लाइन में बिना एमपी के जानकारी से वो कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल, और यही है बार-बार, ये जिम्मेदारी तो उनकी बनती भी है। ये अभी इससे पहले हम जब पूछ रहे थे, रमेश सिंह कुशवाहा जो पूर्व विधायक हैं, वो कह रहे थे इस पर हमारी नजर नहीं जाती। लेकिन ये पल्ला झाड़ने से काम थोड़ी चलेगा। आपके अगर इलाके का विकास आपको करना है, आप पैसा, आपके मद से पैसा जा रहा है, तो ये नजर तो आप रखेंगे। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ साइन करना थोड़ी और उसके बाद कहना कि ऑफिसर की जिम्मेदारी है कितने पैसे निकाले गए। अजय जी, मैं अजय जी को भी इसमें शामिल करना चाहती हूँ। अजय जी, 15 साल में बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल क्या है, ये मुझे समझाइए। 15 साल में आखिर नीतीश कुमार ने क्या किया है बिहार के लिए? आप विपक्ष में हैं, मुझे पता है आप अगेंस्ट ही बोलेंगे, लेकिन फिर भी
क्या कोई ऐसा सदर अस्पताल है, गवर्नमेंट अस्पताल, जिसमें एक आम आदमी जाके अपना इलाज करवाए तो कह सकता है कि उसको जितनी सुविधाएं चाहिए थी, जितना भरपूर इलाज चाहिए था, वो मिला? 15 साल में दिया बिहार को नीतीश कुमार ने। आशा जी, आपने देखा है किस तरह दरभंगा मेडिकल कॉलेज में तैरने वाली परिस्थिति आ गई थी। मुझे तो लगता है पेशेंट भी और डॉक्टर भी तैर रहे थे। हालत यही पूरे बिहार का है। छोटे छोटे जो उपकेंद्र है अनुमंडल में, अनुमंडल के उपकेंद्रों की तो हालात सबसे खराब है। वहां तो वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा है। ये सरकार निकम्मी है पूरी तरह से। और जिस तरह डॉक्टर को अभी तक नहीं, नर्स का अभी कोई ख्याल नहीं, अभी बीच में आंगनबाड़ी में जो आशा वर्कर है उनको कोई पेमेंट का सिस्टम नहीं, जिसके कारण सारा तरह से धराशायी है। फिर भी मैं मानता हूं कि उस डॉक्टर समाज को जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए इस कोरोना काल में वो लड़ाई लड़ रहा है। और इस बात को मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि मेरे परिवार से भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं। जहां तक सच्चाई को यदि स्वीकारें हम, अभी आपने जिस तरह के कहा घोटाला, जो सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करती है, ये कैसी जीरो टॉलरेंस की नीति है? जहां एम्बुलेंस की भी आपने सीटी बजा दी, एम्बुलेंस पर भी आपने जो है घोटाले का इस तरह का आरोप लगाया, मैंने काम किया है। 3 गुना घोटाला। आप समझिए बाकी क्षेत्रों में क्या हाल होगा। पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर यदि बिहार में देखें, डॉक्टर्स की उपलब्धता के मामले में देखें, नर्सों की उपस्थिति के मामले में देखें, बेहाल है। हमने देखा है पूरे पटना से लेकर के गांव के एरिया में। बेतिया की, मुझे लगता है बेतिया की रहने वाली होंगी आशा जी। बेतिया का भी जो सदर हॉस्पिटल है उसके भी हालात बहुत बुरे थे। संत अभी मैं आपको दिखा दूं, संत नगर का पीएचसी, भाजपा के नालंदा में पीएचसी देख लीजिए, मुख्यमंत्री के गृह जिले नालंदा में जो महानंदपुर है वहां का देख लीजिए। जो पैसे जिसका गबन किया गया, कितनी बड़ी तादाद में कितने पीएचसी स्वास्थ्य केंद्रों को ठीक किया जा सकता था, उनकी स्थिति सुधारी जा सकती थी। ये एम्बुलेंस खरीद लिए गए, ये खड़े के खड़े हैं, ये इस्तेमाल में भी नहीं आ रहा। दुर्भाग्य है ये, और ये दुर्भाग्य है। और आप लोग उठा नहीं रहे इस मसले को। आशा जी अपने स्तर पर लड़ाई लड़ रहे हैं, कहाँ है विपक्ष, कहाँ है? नहीं, कुंवर विक्रम कुंवर जी एक सम्मानित नेता है, उनका मैं पूरा आदर के साथ इस मामले के लिए धन्यवाद देता हूं। लेकिन विपक्ष अभी से नहीं, जब पुलिया घोटाला हुआ था, जब सड़कों का घोटाला हुआ था, मैं तो कहता हूं प्रधानमंत्री जी अब कहते हैं कि मैंने बचपन में 55 का घोटाले का नाम ले लिया था, और प्रधानमंत्री जी भूल गए। जब उनके साथ आ गए तो घोटाले 68 हुए हैं। सृजन से लेकर कई सृजनात्मक काम नीतीश कुमार जी के इस कुशासन ने किया है। सुनते नहीं है क्या नीतीश कुमार? विपक्ष इतना कमजोर हो गया है अजय जी? विपक्ष लगातार लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन एक बात सिर्फ कहना है इस घोटाले को लेकर के, जो अपने ऑपरेशन कागज दिखाया है, इंद्रासन कंपनी एक छोटी सी वहां दुकान चला रही है और नल बेच रही है। नल जल योजना में भी उसने बहुत घोटाले किए होंगे। वो कहाँ है? सिवान में है। एक क्रोनोलॉजी समझिए। वहां से भाजपा के मंगल पांडे जी, हालांकि बिहार की जनता के लिए अब अमंगल का काम हो गया है, वो आते हैं, स्वास्थ्य मंत्री है। ये छोटी मछली पर हम जरूर एक डीपीओ और छोटे लेवल के कर्मचारी अधिकारी पर हम बात कर ले। इसमें बड़ी मछलियों को भी पकड़ने की जरूरत है। लेकिन मैं पुनः कहता हूं, सुझाव भी देता हूं और कहता भी हूं, मुख्यमंत्री जी क्या हिम्मत है कि अपने मंगल पांडे जी का इस्तीफा पहले ले आप इस मामले। अखिलेश सिंह जी आप जवाब दीजिए। मुख्यमंत्री अखिलेश जी यहीं पर है, कैसे घोटाले दर घोटाले, और अभी तो अभी पता चला 21 और एम्बुलेंस के खोलने की, खरीदने की इजाजत दे दी गई है। अखिलेश जी, ये 21 तो खरीदे ही गए, इसमें तो घपला घोटाला हुआ ही, 21 अभी और खरीदे जा रहे हैं, कहां सोए हुए हैं? देखिए, इस मामले में मैं स्पष्ट कर दूं कि इस मामले में अधिकारियों के द्वारा जो भी वित्तीय अनियमितता की गई है उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। आपने संज्ञान में दिया है तो निश्चित रूप से इसकी जांच का विषय है, जांच होगा और कार्रवाई होगी। और मैं इसका विश्वास इसलिए दिलाना चाहता हूं, हमारे अजय उपाध्याय जी अभी बोल रहे थे और आरजेडी के प्रवक्ता बोल रहे थे, वो दिन अब चले गए। अजय जी जहां के रहने वाले हैं, संजोग से मैं भी वहीं का रहने वाला हूं। अरे अखिलेश जी, शर्म कीजिए। महामारी के समय में आपके पूरा स्वास्थ्य संस्थाओं का छूट गया है, नहीं बोलूं मैं चुप हो जाऊं, और आप बेशर्म के तरह ये बात कर रहे हैं। आप भूल गए, आप कैसे भूल जाते हैं कि अश्विनी कुमार चौबे पर रिपोर्टिंग करने वाले पर एफआईआर होता है? आप कैसे भूल जाते हैं कि गया में दैनिक भास्कर का रिपोर्टर अगर रिपोर्ट करता है वहां के बदहाली का, तो उस पर एफआईआर होता है? एफआईआर कौन करता है?
आप क्या करते हैं सरकार में रहकर? आप इस तरह की बात ना करें। आप जिम्मेवारी के साथ इस चीज को स्वीकारें कि आप एक ऐसे भ्रष्टाचारी व्यवस्था और शासन के साथ हैं जिसमें आप संलिप्त ही नहीं, संगठित अपराध, संगठित भ्रष्टाचार के पात्र हैं। अखिलेश जी बोलिए, कैसे भरोसा जगाएंगे? ये भरोसा आएगा कहां से? कोई सवाल उठाता है, आवाज उठाता है तो उस पर कार्रवाई। पप्पू यादव तो अभी जेल में है। पुराने मामले में शुरुआत हुई तब जब उन्होंने एम्बुलेंसेस का मामला उठाया, तो फिर भरोसा कैसे हो? बोलना है कि नहीं बोलना है, पर भी केस या फिर मुझे सुन करके यहाँ से चले जाना है या मुझे बोलना भी? हाँ अखिलेश जी बोलिए। बोलना है तो मुझे बोलने दीजिए। आप एक बार भी उनको नहीं रोकी। मैंने रोक दिया, आप बोलिए, प्लीज बोलिए। अगर मुझे, मैं नवल किशोर जी बोल रहे थे, 100 मौके थे मेरे सामने कि मैं इनको मैं घेर सकता था। ये बतावें कि क्या इनके शासन में कभी रोगियों को नवल जी रुक जाइए, जवाब देने दीजिए। नवल जी रुक जाइए, जवाब देने दीजिए। सुन तो लीजिए, प्रदेश की जनता भी सुनने चाहती है सफाई क्या है, सुनने दीजिए, बोलने दीजिए। आज अपनी कल ही खुद बोलिए। मुझे कोई इच्छा नहीं है इनसे, इनके बीच में बोल करके और हल्ला करने का, क्योंकि आरजेडी के लोग किस प्रकार से डिबेट करते हैं मुझे पता है। लेकिन ये सुने, उनके समय में पीएससी में एक झूठ मत बोलिए, चुप हो गया, अपनी बात बोलिए, झूठ मत बोलिए। नवल जी बोलने दीजिए, नवल जी फिर सवाल उठाइएगा, बोलने दीजिए। अखिलेश जी बोलिए। मैं चुपचाप सुना हूं। आज आप पूरे 15 वर्ष बिहार की जनता के साथ अन्याय करते रहे, फिर भी यहाँ बेशर्मी के साथ बोले हैं। मैं चुपचाप सुना हूं, आप जरा सुनिए, आज सुनने का हिम्मत रखिए। 1 मिनट रुकिए अखिलेश जी, 1 मिनट रुकिए। क्या अन्याय करते रहिए और क्या न्याय मिल गया आपके 15 साल में? ये बताइए ना, क्या न्याय मिल गया 15 साल में? जितने सड़क बने सब केंद्र के सहयोग से बनते हैं। हाँ, जो स्वास्थ्य महकमा, मुख्यमंत्री को जिस पर सीधी निगाह रखनी चाहिए थी, सबसे जर्जर है आज बिहार का। क्या न्याय मिल गया? मैं आपसे पूरा जवाब लूंगी, लेकिन नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।